गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज हम लोग जो है एशियंट इंडिया यानी कि जो प्राचीन भारत है उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है और किन किन स्रोतों से पता चलता है। ये जो क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी है, ये जो टॉपिक मैंने उठाया है क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है उसमें भी ये चीज़ आती है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। और ये टॉपिक जो मैंने उठाया है ये कई तरह के जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पहले भी क्वेश्चन इनसे आए हैं, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आगे की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो आइए देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जो कि लिखित में अवेलेबल होते हैं, जो बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, या कहीं कहीं दीवार वगैरह पर भी आपने देखा होगा कि लिखा गया है या चित्रकारी की गई है। तो इसको जो है हम लोग साहित्यिक यानी साहित्य के रूप में स्रोत जो हैं उनसे पता लगता है इतिहास के बारे में। और दूसरा स्रोत होता है पुरातात्विक, यानी कि जो खुदाई वगैरह करके हमें मन के या फिर जो है बाट मोहरे या फिर जो है खुदाई करने के बाद कपड़े वगैरह पे मिलते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कौन सी जगहों पे निवास करते थे। उनको कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो हम लोग जो है पहले तरीके के जो स्रोत हैं उस स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, स्रोत किन किन तरह के हैं और किन किन समय में इनको जो है लिखा गया था। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत को जो है मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य, तीसरा है लौकिक साहित्य, चौथा है यूनान एवं रोम के लेखकों का साहित्य तथा पांचवा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आपने अक्सर सुना होगा कि वेद क्या है, ग्रंथ क्या है। उसके अलावा आपने सुना होगा कि और भी कई तरह के, जैसे कि आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हैं। लौकिक साहित्य में आपने पृथ्वीराज रासो वगैरह या फिर जो है कल्हड़ वगैरह की राज तरंगिणी वगैरह सुना होगा। यूनान में जैसे आपने देखा होगा हिस्टोरिका वगैरह थी, जो हेरोडोटस था, इन्होंने इतिहास वगैरह लिखा था। और साथ के साथ विदेशी यात्रियों का विवरण। ये आपने जो व्यक्ति सबसे फ्रंट पे जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, आपने अक्सर इसको जो है छठी आठवीं की किताबों वगैरह में देखा होगा इतिहास के। तो इनको भी जानेंगे कि ये कौन लोग थे। ठीक है जी। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य से। ब्राह्मण साहित्य वेद भारत में प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है तथा इनके मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषियों को क्रमशः होत्री, अथर्वयु, उद्गाता तथा ब्रह्मा कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इन चारों वेदों को। ऋग्वेद इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय तथा कौशतकी। ठीक है जी। अगला वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम तथा विधानों का वर्णन किया गया है। इससे संबंधित प्रमुख ग्रंथ है शतपथ तथा जो है तैत्तिरीय। अगला वेद है सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। इसके संबंधित ग्रंथ हैं पंचविशम तथा षणविशम। और अगला वेद है अथर्ववेद। सबसे अंत में इसकी रचना होती है। अथर्व तथा अंगिरस द्वारा की गई इसमें रोग औषधि जादू टोना का वर्णन है और इससे संबंधित प्रमुख ग्रंथ है गोपथ। आइए आगे देख लेते हैं वेदांग क्या होते हैं। वेदों की को भली भांति समझने के लिए छह वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा यानी उच्चारण विधि, ज्योतिष यानी भाग्यफल, कल्प यानी कि कर्मकांड, व्याकरण यानी शब्द व्युत्पत्ति और निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान तथा छंद चतुष्पदी श्लोक होते हैं। महाकाव्य क्या होते हैं ये जान लेते हैं। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। अब देख लेते एक बार पुराण क्या होते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में आदि संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश में से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित हैं। आइए आगे देख लेते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। हमने अभी पहला वाला जो था सबसे पहले साहित्य ब्राह्मण साहित्य उसको देखा है। अब अगला है ब्राह्मणोत्तर साहित्य, जिसमें आता है बौद्ध साहित्य।
त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का संग्रह है। अधिम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। आइए आगे आगे देख लेते हैं जैन साहित्य को। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचार आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख हैं। जैन धर्मों का आरंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आइए आगे देख लेते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य कौन से होते हैं? लौकिक साहित्य वे साहित्य हैं जो कि बहुत बाद लिखे गए हैं, वेद पुराणों वगैरह के बहुत बाद लिखे गए हैं। और आपने अक्सर इनकी कहानियाँ भी सुनी होंगी, जैसे कि आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनी होगी, जिसको जो है पृथ्वीराज रासो में जो है चंद्र बरदायु ने लिखा है, तो वो भी एक लौकिक साहित्य ही माना जाता है। तो इसके उदाहरण हैं लौकिक साहित्य के कौटिल्य की रचित जो है अर्थशास्त्र, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य, शूद्रक द्वारा रचित मित्रकटिकम, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, वाक्पति का गौड़वहो, विल्हड़कृत विक्रमांदेव चरित तथा पद्मगुप्त कृत नवसाहसांक चरित। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस अक्सर जो है वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो वनडे एग्ज़ाम लेने वाले जो बोर्ड होता है उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन रहता है महाभाष्य किसने लिखी है, मृच्छकटिकम किसने लिखी है, राजतरंगिणी किसने लिखी है, इंडिका किसने लिखी है। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, अक्सर इनमें से प्रश्न उठा लिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं यूनान एवं रोम के लेखकों के बारे में। हेरोटेडस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टोरिका की रचना की। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरयाकस, ऑनेस्क्रिटप्स और अरिस्टोबुलस थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोसियस के नाम से उल्लेखनीय हैं। प्लिनी, इन्होंने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। टॉलेमी की पुस्तक ज्योग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन की सी महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गए। पहला है हेरोडेटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, और इतिहास के रचयिता इनको कहते हैं क्योंकि इन्होंने इतिहास के बारे में जो है लिखा है सबसे ज़्यादा। दूसरा जो है प्लिनी, इनको जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लिए जाना जाता है। और तीसरे जो है टॉलमी, जिन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारा जो है लिखा है। तो आगे आता है हमारे पास कि विदेशी यात्रियों का विवरण। फाहियान 5वीं सदी के आरंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। इसने भारतीय समाज और यहाँ की स्थिति पर प्रकाश डाला। इनके बाद जो आए थे उनका नाम था वेनसांग। यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आए और इनकी प्रमुख रचना है सी यू की। सबसे लास्ट में जो आए हैं वो है इत्सिंग। यह 7वीं सदी के अंत में भारत आए। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आइए आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अभी तक से पढ़ा है उनमें से। कौन से वेद में भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है? आपके सामने जो है तीनों वेद, चारों वेद लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस वेद में जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। अभी हमने सबसे ऊपर यही पढ़ा था कि वेद 4 हैं और चारों में जो है किसी में जो है जादू टोना टोटका के बारे में बताया गया है, किसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तथा किसी में जो है आपको संगीत के बारे में बताया गया है, और किसी में जो है यज्ञों के करने के तरीके के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि वे कौन सा वेद है जिसमें संगीत की उत्पत्ति मानी गई है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति जिस वेद से हुई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सामवेद। सामवेद से जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभाष्य किसके द्वारा रचित है? आपको बताना है महाभाष्य किसने लिखी है। आपके पास ऑप्शंस हैं पाणिनि, वात्स्यायन, कल्हड़ या पतंजलि। आपको बताना है कि महाभाष्य किसने लिखा है। इनमें से पाणिनि ने लिखा है, वात्स्यायन ने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है या पतंजलि ने लिखा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पतंजलि।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पतंजलि। तो आपको बताते चलें कि महाभाष्य जो रचना है ये पतंजलि की रचना है और साथ के साथ इन्होंने योग दर्शन भी लिखा है। बाकी के जो दो तीन लोग इसमें मेंशन हैं जैसे कि पाणिनि हैं, पाणिनि की जो रचना है वो है अष्टाध्यायी, और वात्स्यायन की जो रचना है वो है कामसूत्र, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, और पतंजलि की मैंने रचना बताई दी है महाभाष्य, तथा इसके साथ जो है आपका योग दर्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? आपको मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ के बताया था कि किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। यहूदी धर्म, जिसे जो है जुडाइज्म भी कहा जाता है, दूसरा है जैन, इस्लाम या फिर बौद्ध। आपको बताना है किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ के बताया था कि जैन धर्म के जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है, तथा जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारंग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो है कल्प सूत्र है जिसमें जो है तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा गया है और जिसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। पुराणों की कुल कितनी संख्या है? शुरुआत में ही हमने जो है पढ़ा था, ब्राह्मण साहित्य में आता है पुराण, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है। तो आपको बताना है कि पुराण कितने हैं, 12, 9, 18 या 10। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 18। पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। तो आपको जो है जब कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको लिख देना है 18। जैसे कि महाभारत, अरे गीता में 18 अध्याय हैं, वैसे ही पुराण भी 18 हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाला कोई ज़्यादा मामला रहेगा नहीं, आप आराम से इसको पता लगा सकते हैं। आइए एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया? आपको बताना है कि मेगस्थनीज जो थे वे किसके समय में भारत आए थे, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या फिरोज शाह तुगलक। तो आपको बताना है मेगस्थनीज किसके समय में भारत आए थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे, तथा जो इनका एक पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, जो कि लौकिक साहित्य में आता है। उन्होंने जो है इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जो है वर्णन किया है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या शासनकाल में भारत आए थे। किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक में विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? आपको बताना है कि किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक में विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय की जो है वर्णन किया है। आपके ऑप्शन है वेन सांग, इत्सिंग, फायान या टॉलमी। तो आपको बताना है इनमें से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय और जो है भारत के जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है वर्णन किया है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इत्सिंग। सो इत्सिंग जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सो इत्सिंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय और भारत में जो आपका जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उस समय उसका वर्णन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे कंटेंट पर बनाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहें। बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी में अभी से जुड़ जाएं। धन्यवाद।